नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में। और एक नए वीडियो के साथ हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में कूलम्स लॉ पढ़ा था और अब हम इसको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बेसिक जो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर के की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा हमने उसमें पढ़ा था। अब फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। उसके लिए बेसिकली हम इसको कूलम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स लिखना चाहते हैं। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हमें समझ में आएगी सारी चीजें। ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जिसमें ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हम जेड एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। यहां हम दो चार्जेस कंसिडर करते हैं। एक चार्ज यहां पॉइंट ए पर जिसकी वैल्यू है Q1, पॉइंट चार्ज Q1। दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पॉइंट बी पे रखा हुआ है और जिस चार्ज की वैल्यू हम Q2 ले लेते हैं। अभी क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया यहां पर, तो हम इन पॉइंट्स ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स ले सकते हैं। हमने माना पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है ये, इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं, मींस चार्ज Q1 से Q2 की तरफ जाते हैं, तो हम इसे कंसिडर करेंगे एज R12 वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा R12 और साथ में उसका यूनिट वेक्टर होगा R12 यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर मिलकर कंप्लीट वेक्टर बना देंगे यहां पर। इसी तरीके से अगर Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन ली जाए, Q2 से Q1 की तरफ जाया जाए, तो उसके अंदर हम इसको R21 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इन दैट केस ये इसी तरीके से R21 मैग्नीट्यूड और R21 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हम इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को सिर्फ यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन के लिए। तो अगर हम इधर एरो लगाएं तो ये यूनिट वेक्टर R12 होगा, और अगर हम इधर एरो लगाते हैं B से A की तरफ या Q2 से Q1 की तरफ, तो ये यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। यहां पर डायरेक्शंस को सभी को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। यहां पर फिर यहां हम मान लेते हैं कि जो दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2 वो लाइक चार्जेस हैं। हम अनलाइक भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से चार्जेस को कंसिडर करके इस टॉपिक को पढ़ा जा सकता है। हम सिंप्लिसिटी के लिए दोनों चार्जेस को लाइक ले लेते हैं। सपोज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव चार्जेस, सो दे विल रिपेल ईच अदर। अब Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा अपने से सीधा सीधा दूर। तो हम मानते हैं कि जो फोर्स हम लेते हैं, फोर्स यहां पर F12 इज व्हाट? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ये ध्यान रखना है आप सभी को, ये फोर्स ऑन Q1 है, बाय Q2 मीन्स Q1 पे फोर्स लगा है और Q2 ने लगाया है। इसको बाय Q1 ऑन Q2 मत लिखना, वो गलत हो जाएगा, फिर सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। तो ऑन Q1 बाय Q2, अब समझेंगे डायग्राम के अंदर कि ये फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए यहां पर। तो Q2 ने फोर्स लगाया Q1 पे, ये Q2 रहा, ये Q1 पे फोर्स लगा रहा है, लाइक चार्ज है, अपने से दूर रिपेल करेगा तो सीधा सीधा इस तरफ रिपेल करेगा। तो यहां हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरफ F12 की। इसी तरीके से हम लेते हैं F21 जो कि होगा फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ये Q2 पे फोर्स लगा और Q1 ने लगाया है इस फोर्स को, तो Q1 Q2 को अपने से दूर रिपेल करेगा सीधा सीधा, तो डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी उस फोर्स की। तो ये डायरेक्शन हमारी F21 की होगी।
अब यहां हम एक चीज लिखते हैं कि R12 इज इक्वल टू R21। इसको हम चाहे वेक्टर साइन लगा के और मैग्नीट्यूड का मॉडुलस का साइन लगा सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि चाहे हम ये डिस्टेंस ए से बी तक लें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या बी से ए की तरफ लें, दोनों तरफ इसकी जो वैल्यू है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस तरीके से लिख लें, या सिंपली आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि R12 इज इक्वल टू R21, इसे लिखा जा सकता है। लेकिन R12 और R21 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनके जो यूनिट वेक्टर्स होंगे R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर होगा, बिकॉज वेक्टर्स के अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन है उसे माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों को भी हम कंबाइनली इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहां पर, और अब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में निकालने जा रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मूले को पोजीशन वेक्टर्स R1 और R2 की फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए यहां हम F12 और F21 को लिखते हैं। तो हम F12 लिखते हैं वेक्टर साइन के साथ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखिए F12 की डायरेक्शन देखते हैं दोस्तों किस तरफ आएगी। F12 की डायरेक्शन इस तरफ है, Q2 से Q1 आगे एक्सटेंडेड, तो इसीलिए हम यहाँ पर R21 लेंगे, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पर नीचे, तो वो R21 का स्क्वायर आ जाएगा, या आप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दें। देन यहां पर R21 यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन R21 यूनिट वेक्टर से ही रिप्रेजेंट की जाएगी इस तरफ। ये सपोज हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है यहां पर। इसी तरीके से अगर हम F21 को लिखते हैं, तो F21 इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, चार्जेस वही है दो, Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय F21 की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है, तो R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा यहां पर, और R12 ही यूनिट वेक्टर आएगा उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 3। अब हम इनमें से किसी एक इक्वेशन को, सेकंड और थर्ड में से किसी एक इक्वेशन को लेकर इसे वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां पर कंसिडर करके चलते हैं, सपोज इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 2 में F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और R21 यूनिट वेक्टर, ये चीज थी ही हमारे पास, ऐसे की ऐसे लिखी है मैंने इक्वेशन नंबर 2। बट अब हम इसको राइट हैंड साइड में R21 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और R21 के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या चेंजेस आएंगे यहां पर देखते हैं आगे। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखिए दोस्तों यहां पर R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और एक R21 और आ गया उसका मैग्नीट्यूड, तो R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब बन जाएगा, यहां पर 3 पावर हो जाएगी, और यहां ऊपर R21 मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर साथ मिलके कंप्लीट वेक्टर बना लेंगे, तो ये R21 वेक्टर आ गया यहां पर कंप्लीट। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं यहां पर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इसमें हम डायग्राम पे आते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है यहां पर डायग्राम के अंदर, ट्राइंगल OAB। इस ट्राइंगल OAB के अंदर से हमें R21 की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ R12 होता तो हम R12 की वैल्यू को फाइंड आउट करते, R21 है तो R21 को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए यहां हम देख सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, और ये B से A की तरफ है हमारा R21। ये 3 वेक्टर्स हमने इस ट्राइंगल में कंसिडर किए, और इन तीनों को कंसिडर करते हुए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें यूज करना है। तो एज पर ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन यहां पर हम देख सकते हैं
कि R2 और R21 सेम ऑर्डर में है, जबकि R1 उनसे अपोजिट ऑर्डर में है। तो जो अपोजिट ऑर्डर वाला है R1 वो इक्वल आ जाएगा सेम ऑर्डर वालों के वेक्टर सम के, तो R2 प्लस R2। हमें R21 की वैल्यू चाहिए, तो वो इक्वल आ जाएगी R1 माइनस R2। पुट दिस वैल्यू ऑफ R21 इन इक्वेशन नंबर 4। यहां पुट कर देंगे हम इसे। अगर यहां हम पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो F12 इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखिए R21 वेक्टर की ये वैल्यू है, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड में था तो यूं का ही रखेंगे R1 माइनस R2, इसका मैग्नीट्यूड और ऊपर होल क्यूब, क्योंकि यहां पर R21 का क्यूब था, और साथ में R21 वेक्टर था, तो R21 की यूं की वैल्यू पुट करनी है R1 माइनस R2। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताता है, क्योंकि यहां हम देख सकते हैं कि जो ये वैल्यूज है ये पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में आ गई। R1 और R2 हमारे पोजीशन वेक्टर्स ही थे Q1 और Q2 के। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर F12। अगर हम F21 के लिए निकाल रहे होते यहाँ पर, तो फिर F21 के केस में यहाँ R12 होता, तो हमें R12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता यहाँ पर, और ये R12 आ जाता है यहाँ, और इसमें ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन यूज करते तो R12 की वैल्यू R2 माइनस R1 आ जाती। तो ये ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर कि जब यहाँ पर F12 होगा तो नीचे R1 माइनस R2 आ जाएगा, या इससे पहले अगर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ 12 होगा तो यहाँ 21 होगा, यहाँ 21 होगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कहां से आएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं, याद दिलवा रहे हैं कि यहाँ 12 हो इस फॉर्मूले में, तो यहाँ 21 याद रखें, यहाँ 21 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, उससे रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं लास्ट फॉर्मूला, तो यहाँ 12 है तो यहाँ R1 माइनस R2, यहाँ 21 होता तो यहाँ पर R2 माइनस R1 आ जाना था। तो ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में ला दिया है। एक और चीज हम इसी टॉपिक के अंदर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ओबे करता है, उसको फॉलो करता है। और हमें पता है एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होते हैं, तो उस चीज को हम प्रूव करेंगे यहां पर। उसके लिए हम फिर से अपनी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंसीडर करते हुए इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी थी वो रब कर दी है, उसे यहां लिख लेते हैं अलग से जो लिखा था। R12 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 मैग्नीट्यूड एंड R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर। ये चीज हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था। तो अब इस इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 या 3 इन दोनों में से किसी भी एक में यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो 3 के अंदर अगर हम इसे यूज करें तो F21 विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय, देखिए R12 मैग्नीट्यूड की जगह पे हम R21 मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हैं। तो ये R12 की जगह हमने R21 मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर यहां पुट कर दिया, और साथ में R12 यूनिट वेक्टर है तो उसकी जगह पे माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर पुट किया जा सकता है। माइनस साइन हम आगे लगा रहे हैं, और ये R21 यूनिट वेक्टर आ गया यहां पर। इसे हम यहां इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 5 तक वहां कंसिडर किया था। अगर अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 6 की तरफ ध्यान दें, अगर इस माइनस साइन को छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाए माइनस साइन को, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 की जो राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली सेम है। माइनस साइन होगा छोड़ दें तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में R21 यूनिट वेक्टर। इट मींस ये जो चीज है
ये F12 है और इस पूरे की जगह पे हम F12 फोर्स लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और इस पूरे की जगह पे F12। तो ये हमने यहां प्रूव कर दिया कि जो दोनों फोर्सेज हैं F21 और F12 दे आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि वेक्टर साइन में ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इक्वल साइन बता रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बराबर है। अब कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या यूनिट्स हैं, जिनमें से एक यूनिट को हम पढ़ ही चुके हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, वो ऐसा यूनिट है कूलम्ब। सो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल C। और हम डिफाइन करना चाहते हैं, देखिए हम जब भी कोई भी यूनिट किसी चीज की बताते हैं तो हम हमेशा उस यूनिट को डिफाइन करते हैं कि वो जैसे कूलम है तो 1 कूलम किसके बराबर होगा। मास यूनिट किलोग्राम डिफाइन की जाती है तो हम कहते हैं 1 किलोग्राम मास कितने के बराबर होगा। तो यहां पर हम चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कूलम लॉ वाला ही। F इज इक्वल टू के लिख लेते हैं 1/4πε0 की बजाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। यहां पर हम कुछ कंडीशंस इस पे लगाते हैं। अगर हम कहें कि अगर if Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, मतलब ये दोनों चार्जेस बराबर हो जाएं और दोनों ही Q के बराबर हो और सिमिलर भी हो, इधर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और नेगेटिव, और R वहां पर 1 मीटर हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 1 मीटर, और F फोर्स को हम देते हैं इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। अब ये हमने फोर्स को 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ही क्यों लिया, बिकॉज हम F को K के साथ कैंसिल आउट करवाना चाहते हैं। K की न्यूमेरिकल वैल्यू यही होती है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इफ यू पुट ऑल दीज कंसिडरेशंस और वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, अगर वहां पुट करें तो आप देखें F की जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹, K की वैल्यू भी 9 इंटू 10⁻⁹ ही होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। Q1 और Q2 दोनों Q के बराबर हैं तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय R को हमने 1 मीटर लिया है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, एंड देन Q इज इक्वल टू ±1 कूलम। तो यहां से जो चार्ज Q है वो प्लस या -1 कूलम हो जाएगा। तो देखिए हमने कैसे इस 1 कूलम को डिफाइन किया यहां पर कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट मच चार्ज, ये उतना चार्ज है, विच व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम, हम वैक्यूम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये K की वैल्यू वैक्यूम के अंदर होती है, तो विच व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, from an equal and similar charge would repel it with a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। तो उसको इतने फोर्स से रिपेल करे। रिपेल ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सिमिलर चार्ज लिए हैं, लाइक चार्ज लिए हैं, वो रिपेल ही करते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार डेफिनेशन। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट मच चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज would repel it with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton. So that much charge is equal to 1 coulomb. अब इसके बाद इसकी सीजीएस यूनिट जो आती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में ESU लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को हम स्टैट कूलम भी बोलते हैं, स्टैट कूलम। ये इसकी सीजीएस यूनिट है, या इसको साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए इसका नाम फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। एक ही यूनिट के 3 नाम हैं यहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, दूसरा इसी को स्टैट कूलम बोल देते हैं, और तीसरा जो है इसका नाम फ्रैंकलिन भी हो सकता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए हमने देखा बहुत सारी यूनिट्स जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे रखी जाती हैं। अब उसके बाद हम रिलेशन निकालना चाहते हैं इन दोनों यूनिट्स के बीच में, तो एक जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कूलम्स के अंदर होता है 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, ये हमें पता ही है।
इसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम ESU ऑफ चार्ज निकालना चाहें या स्टेट कूलम देखना चाहें कितने होते हैं, तो वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलम होता है। यहां से अगर हम 1 कूलम निकालना चाहें तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻90 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम, 10 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो ये अलग अलग यूनिट्स थी चार्ज की और उनके बीच में रिलेशंस थे। ये वीडियो हमारी यही खत्म होती है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।